नमस्कार। आज हम छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार के पाठ 3 पहली बूंद के प्रश्न उत्तर करेंगे। आपने वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसी पाठ पहली बूंद कविता का सरलार्थ किया था, व्याख्या की थी। यदि किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, तभी आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर अच्छे से कर पाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने तारा बनाइए। तो प्रश्न 1 है, कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बादल, बूंद, अंकुर या पावस? तो इसका सही उत्तर क्या है? अंकुर। ठीक है। अगला प्रश्न, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। में काली पुतली है बारिश की बूंदें, वृद्ध, धरती, नगाड़ा या बादल? तो काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली कौन है? बादल। ठीक है। अब देखिए प्रश्न ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। तो हमारा जो पहला प्रश्न था जिसमें हमने अंकुर पर तारा लगाया था, तो इसका सही क्या है? नवजीवन की ले अंगड़ाई का संदर्भ या धरती से अंकुर के फूटने से है, जो नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इसलिए हमारा जो पहला उत्तर है अंकुर वो सही है। ठीक है। और दूसरे उत्तर में हमने काली पुतली किसके लिए? बादलों के लिए प्रयोग में लिया था। तो काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली का रूपक बादलों के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो नीले आकाश में काली परछाई की तरह दिखाई देते हैं। तो इसलिए हमारा ये उत्तर भी सही है। अगला प्रश्न है मिलान, मिलकर करें मिलान। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी ओर रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान कीजिए। तो कविता की पंक्तियां हैं, यहाँ पर ये कविता की पंक्तियां दी गई हैं और ये भावार्थ। तो पहली कविता की पंक्ति क्या है कि आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो इसमें जो ये रेखांकित शब्द है उड़ता सागर, वो किसके लिए प्रयोग में लाया गया है? बिजलियों के स्वर्णिम पर, यानी कि इसका उड़ता सागर कौन है? बादल। ठीक है, तो इसका हम मिलान करेंगे बादल से। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। कि बजा नगाड़े, कि नगाड़े बजा बजा कर बादल धरती की तरुणाई को यानी कि जवानी को जगा रहे हैं। तो बजा नगाड़े किसके लिए हुए हैं? मेघ गर्जना के लिए, कि यानी बादलों की गर्जहाट। ठीक है, यानी कि बादल जो है गरज गरज कर धरती की जवानी को जगा रहे हैं। अगला है हमारा नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो नीले नयनों सा यानी कि आकाश। ठीक है। अगला है वसुंधरा की रोमावली सी हरी दोब पुल की मुस्काई। तो रोमावली सी किसके लिए प्रयोग में है? हरी दूब के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसका मिलान करना है। अगला प्रश्न, पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो ये पंक्तियां दी गई हैं हमें। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। और दूसरी पंक्ति है नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो आइए
इन दोनों ही पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। पहली पंक्ति का अर्थ है कि इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि बादल समुंदर से पानी लेकर उड़ते हुए आकाश में छाए हुए हैं और बिजली की चमक से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे ये बादल स्वर्णिम पंखों के साथ उड़ रहे हों, यानी कि सुनहरे सोने के समान पंखों के समान उड़ रहे हों। इसके साथ ही बारिश की पहली बूंद के साथ ऐसा लगता है कि बादल नगाड़ों की आवाज से धरती की नई ऊर्जा और जवानी को जगा रहे हों। इस चित्रण के माध्यम से कवि ने बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक को धरती पर नई चेतना लाने वाले के रूप में प्रस्तुत किया है। और अगली पंक्ति थी हमारी, नीले नयनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। तो इन पंक्तियों में कवि ने आकाश और बादलों की तुलना नीले नयनों और काली पुतलियों से की है। ठीक है, आकाश क्या है? नीले नयन, और बादल क्या है? काली पुतलियां। बादल आकाश में इकट्ठा होकर बारिश के रूप में अपने आंसुओं को बहाते हैं, जिससे धरती की पुरानी प्यास बुझ जाती है। यह दृश्य करुणा और संवेदनशीलता से भरा हुआ है, जहां बादल धरती पर जीवन का संचार करने के लिए अपनी भावनाओं को बारिश के रूप में प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सोच विचार के लिए। कविता को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष कैसे प्रकट होता है, यानी धरती की खुशी कैसे प्रकट होती है। और दूसरा है, कविता में आकाश और बादलों को किन के समान बताया गया है। तो आइए देखते हैं इन दोनों के उत्तर। बारिश की पहली बूंद से धरती पर नव जीवन का संचार होता है। सूखी हुई धरती में अंकुर फूट पड़ते हैं, हरी घास उगने लगती है और धरती की प्यास बुझ जाती है। इससे धरती फिर से शस्य श्यामला बनने की लालसा में लिप्त हो जाती है, यानी कि फिर से हरी भरी होने की इच्छा व्यक्त करती है। ठीक है, तो बारिश की पहली बूंद से धरती अपना हर्ष कैसे प्रकट करती है, उसमें नया जीवन आ जाता है, वो हरी हरी घास उसमें उगने लग जाती है, उसकी प्यास बुझ जाती है और वो फिर से हरी भरी होने के लिए, मतलब कि हरी भरी होने की लालसा उत्पन्न करती है, यानी कि इच्छा उत्पन्न करती है। और अगले प्रश्न में था, कविता में आकाश और बादलों को किन के समान बताया गया है। तो कविता में आकाश को नीले नयनों के समान और बादलों को काली पुतलियों के समान बताया गया है। अगला प्रश्न है, कविता की रचना। आसमान में उड़ता सागर, लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कविता की इस पंक्ति का सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव होता है, लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार निकलता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि उसे आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को पहचानें और उन पर चर्चा करें। तो ये प्रश्न आपको स्वयं करना है। अगला प्रश्न, शब्द एक अर्थ अनेक। अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। कविता की इस पंक्ति में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरन है। फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना आदि। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो इस प्रश्न में देखेंगे हम फूट शब्द के विभिन्न प्रयोग। ठीक है, तो पहला प्रयोग फूट डालना। अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो। घड़ा फूटना, जब घड़ा फूटा तो सारा पानी बिखर गया। अंकुर फूटना, बारिश होते ही धरती से अंकुर फूट पड़े। तो इस तरह से फूट शब्द का प्रयोग हम विभिन्न वाक्यों में कर सकते हैं।
आपको अपनी ओर से भी ऐसे ही वाक्य बनाने हैं जिसमें फूट शब्द का प्रयोग हो। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। जलधर दो शब्दों से बना है, जल और धर। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। बादल और समुद्र दोनों ही जल धारण करते हैं, इसलिए दोनों क्या हैं? जलधर हैं। वाक्य के संदर्भ या प्रयोग से हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुंदर है या बादल। कि जब हम वाक्य का प्रयोग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस वाक्य में हम समुंदर की बात कर रहे हैं या फिर बादल की। शब्दकोश या इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। धर से मिलकर बने कुछ शब्द। एक तो हमें दिया ही गया था जलधर, जल को धारण करने वाला यानी कि बादल, समुद्र। धरनी तो क्या है इसका अर्थ? धारण करने वाली अर्थात धरती। अगला है गिरिधर। गिरि यानी पर्वत को धारण करने वाला। कौन है वो? श्री कृष्ण। अगला है चक्रधर। चक्रधर यानी कि चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। ठीक है। तो इस तरह से धर को जोड़कर हमें शब्द बनाने थे, धर को मिलाकर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा शब्द पहेली। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर खोजें। ये हमें शब्द जाल दिया गया है, तो इसमें से हमने इन प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं। एक प्रकार का वाद्य यंत्र। ठीक है। तो वो कौन सा हो सकता है? नगाड़ा। ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे। आँख के लिए एक अन्य शब्द। आँख के लिए एक अन्य शब्द वो हो सकता है नयन। नयन, नयन का अर्थ भी क्या होता है? आँख। जल को धारण करने वाला, जलधर। ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हम जलधर। एक प्रकार की घास, दूब। आंसू का समानार्थी। आंसू का समानार्थी यानी अश्रु। ठीक है। आसमान का समानार्थी शब्द क्या हो गया? अंबर। अंबर। ठीक है। अब अगला प्रश्न है पाठ से आगे। आपकी बात। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है। बारिश आने पर आपको कैसा लगता है बताइए। और दूसरा प्रश्न है, आपको कौन सी ऋतु सबसे प्रिय है और क्यों बताइए। तो आइए देखते हैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर। तो पहले प्रश्न का उत्तर है, बारिश के आने पर मुझे एक नई ताजगी और सुकून महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सारी प्रकृति जीवंत हो उठी हो, यानी उसमें नई जान आ गई हो। बारिश की बूंदों की आवाज़ और मिट्टी की सौंधी खुशबू मुझे बहुत भाती है। अगला प्रश्न था कि आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, कारण भी बताना है। तो मुझे सर्दी का मौसम सबसे प्रिय है क्योंकि ठंड में हवा साफ और शुद्ध महसूस होती है। इस मौसम में गर्म कपड़े पहनने और गर्म चाय पीने का आनंद मिलता है। साथ ही इस मौसम में त्योहारों की भी रौनक होती है जो मुझे बहुत पसंद है। अगला प्रश्न है समाचार पत्रों माध्यमों से। अगला प्रश्न है समाचार माध्यमों से। प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट या सोशल मीडिया के प्रमुख समाचारों में रहता है। संवाददाता कभी बाढ़ तो कभी सूखे या भीषण ठंड के समाचार देते दिखाई देते हैं। आप भी बन सकते हैं संवाददाता या लिख सकते हैं समाचार।
तो हमें क्या लिखना है कि अत्यधिक गर्मी, सर्दी या बारिश में आपने जो स्थिति देखी है उसका आंखों देखा हाल अपनी कक्षा में प्रस्तुत कीजिए। तो देखते हैं इसका उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर है, मैंने अत्यधिक बारिश के कारण हुए बाढ़ के हालात देखे हैं। बाढ़ के दौरान सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आवाजाही में बहुत दिक्कत हुई, यानी कि आने जाने में बहुत परेशानी हुई। कई घरों में पानी घुस गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा। कुछ इलाकों में राहत कार्य चलाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। अगला प्रश्न है सृजन। नाम देना भी सृजन है। ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए। तो आपने इस चित्र को देखना है और इसकी स्थिति परिस्थिति को समझते हुए इसे एक नाम देना है, ठीक है। तो मैंने इस प्रश्न का क्या उत्तर दिया है, तो आइए देखते हैं। इस चित्र में एक अकेला पौधा रेगिस्तानी इलाके में उगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमें ये रेगिस्तान सा दिखाई दे रहा है और एक पौधा दिखाई दे रहा है। इसे देखकर मैं इसे मरुध्यानिका नाम देना चाहूँगा या चाहूँगी, जिसका अर्थ है मरुस्थल की एक नन्ही कली। यह नाम इस पौधे की विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन की प्रतीकात्मकता को दर्शाता है। कहने का अर्थ है कि ये रेगिस्तानी इलाका है और इसमें भी एक नन्ही कली अगर खिल गई है तो ये बताता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी, मुश्किल परिस्थितियों में भी कैसे जीवन को जिया जा सकता है, ठीक है। तो इसे क्या नाम दिया गया है, मरुध्यानिका। इन्हें भी जाने। इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट कर बजाया जाता है, जैसे ढोलक, नगाड़ा, डमरू, डफली आदि। नगाड़ा प्राय लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में इसका प्रयोग होता है। नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है, जिसमें एक की ध्वनि पतली और दूसरे की मोटी होती है। अब अगला प्रश्न है खोजबीन। आपके यहाँ उत्सवों में कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में उस पर चर्चा करें। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। हमारे यहाँ उत्सवों में ढोल, नगाड़ा, बांसुरी और मंजीरा जैसे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इन वाद्य यंत्रों की धुनों पर लोग नृत्य करते हैं, अर्थात डांस करते हैं और उत्सव का आनंद लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं कि आपके यहाँ जहाँ पर भी आप रहते हैं वहाँ पर उत्सवों में, त्योहारों पर कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, और उसे आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और उस समूह में उस पर चर्चा करनी है, ठीक है। मैंने आपको उदाहरण बता दिया कि इस तरह से आपको लिखना है। आइए इंद्रधनुष बनाएं। बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती हैं, बल्कि धरती को हरा भरा भी बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं, यानी बहुत सारे रंगों की छटा बिखेर देती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहा जाता है। आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष बनाइए और उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। इसे कोई प्यारा सा नाम भी दीजिए। तो ये जो जगह आपको यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर आपको क्या करना है, इंद्रधनुष का चित्र बनाना है। यहाँ पर आप चित्र बना लीजिए और यहाँ पर कोई छोटी सी कविता लिख लीजिए। आपको इस तरह से इंद्रधनुष का चित्र बनाना है, वहाँ पर जो जगह दी गई है, खाली जगह, और उस पर कविता भी लिखनी है। जैसे नाम दे दिया रंगों की छाँव। कविता का नाम क्या दे दिया हमने, रंगों की छाँव। और कविता इस प्रकार है। इंद्रधनुष की रंगीली छाँव, धरती पर बिखरे सातों ठाव। लाल से प्रेम की धारा बहे, हरे में जीवन की आस रहे। पीले में बसी खुशी की बात, नीले में छुपा अनंत का साथ। बारिश की बूंदों से जन्मा सपनों का ये सुंदर क्रम, सूरज की किरणों से निखर कर आसमान में फैलता ये रंगों का घर।
इंद्रधनुष से सजे हैं जीवन के गीत, हर रंग में छुपी है एक नई प्रीत। तो इस तरह से हमें इंद्रधनुष पर एक छोटी सी कविता लिखनी थी और उस कविता को नाम देना था। झरोके से, आइए इसे भी देखते हैं। एक बूंद, ज्यों निकलकर बादलों की गोद से, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़ मैं यूं बढ़ी। तो ये पंक्तियां किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।